नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आयकर गणना प्रपत्र 2021-22 कर निर्धारण वर्ष 2022-23। इसके लिए आप आयकर गणना प्रपत्र कैसे तैयार करोगे, क्योंकि दिसंबर महीना चल रहा है और यहाँ पर अगर आप वेतन बना रहे हैं तो आपका जितना टैक्स बनना चाहिए, अगर उतना टैक्स आपने नहीं कटवाया है तो ऐसी स्थिति में आपको आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर लेना चाहिए और इसके पश्चात ही आपको टैक्स डिडक्ट करना चाहिए। तो आपको एक कोई सा भी एक्सेल सीट डाउनलोड कर लेनी है, जैसे कि सीपी कुर्मी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके माध्यम से आप अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी, 3-4 टैब यहाँ पर है। हाउ टू यूज, इसके अंतर्गत आप समझ सकते हो कि अगर आपको यूज़ करना नहीं आ रहा है तो इसके माध्यम से आप करना सीख सकते हो। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है मास्टर। मास्टर के अंतर्गत आपको कुछ डिटेल्स है यहाँ पे आपको फीड करनी पड़ेगी और उसके बाद में ऑटोमेटिक ही आपकी जो आयकर गणना है वो कर ली जाएगी। तो आपको क्या क्या फीड करना है, सबसे पहले आपके कार्यालय का नाम, कार्यालय आप जहाँ पर पदस्थापित है उस कार्यालय का नाम लिख लीजिए। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिस स्कूल का नाम है उसका नाम लिख लीजिए, उसके पीछे जिला लिख लीजिए। उसके बाद में कार्यालय का 10 नंबर, अगर आप रफली तैयार कर रहे हैं तो 10 नंबर आप अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में डीडीओ का नाम, डीडीओ आपके कौन है, जो आपको आहरण वितरण अधिकारी है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके पश्चात आपका स्वयं का नाम, आपका नाम क्या है, जैसे कि इन्होंने लिख सका है चंद्र प्रकाश कुर्मी, तो इनका नाम सीपी कुर्मी के नाम से है, तो इनका नाम है तो आपको अपना नाम लिखना है। उसके पश्चात कार्मिक का पद, आप किस पद पर पदस्थापित है, जैसे लेक्चरर है, सीनियर टीचर है, टीचर है, क्या है, उसके बाद में यहाँ पे आप लिख लीजिए। उसके पश्चात आपका पे लेवल क्या है, 11 है, 12 है, 13 जो भी है उस पे लेवल को आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। उसके बाद में सेवा का नाम, सेवा वर्ग में जैसे कि स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है, मिनिस्ट्रियली है, तो जो भी है यहाँ पे आप लिख लीजिए। उसके बाद में कार्मिक का पैन नंबर लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी इसके आयकर गणना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आपकी बैंक खाता नंबर, उसके बाद एसआई नंबर, उसके पश्चात जीपीएफ नंबर, और उसके बाद में ये एंट्रीज आपको करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी मासिक एसआई कटौती कितनी हो रही है। जैसे आप 7,000 कटा रहे हैं, 5,000 कटा रहे हैं, 3,000, यहाँ पर आप जो एंट्री करेंगे वही आपको GA55 जो आपका तैयार होगा वो आपको तैयार करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर, उसके पश्चात आपका मार्च 2021 में मूल वेतन क्या था, ये आपको एंट्री करना जरूरी है, इसके आधार पर ही आपको होगा। उसके बाद में मार्च 2021 में आपका HRA कितना था, HRA क्योंकि जुलाई में बढ़ा दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आपका HRA कितना था, 8% ही था। अगर आप जयपुर, जोधपुर, कोटा इन शहरों में रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका 8 की जगह 16 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप NPS कर्मचारी है तो यहाँ पर यस करोगे, मैंने यहाँ पर नो कर रखा है। और उसके बाद में आपको अगर बोनस मिला है, अगर आप लेक्चरर है तो आपको बोनस नहीं मिला होगा, लेक्चरर नहीं है तो आपको बोनस मिला होगा, तो यहाँ पर आप यस कर लीजिए। उसके बाद में क्या आपने वित्तीय वर्ष 2021-22 में समर्पित, अगर आपने PL उठाई है, 15 दिन का वेतन उठाया है तो यहाँ पे आप यस कर लीजिए, अन्यथा नो कर लीजिए। अगर आपने PL उठाई है, यानी कि आपने अगर समर्पित बिल बनाया है तो वो किस महीने में बनाया है, मार्च से, अप्रैल से, उसके बाद में कब बनाया है वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्या आपने RGHS कटौती का विकल्प लिया है फॉर NPS, अगर आप NPS कर्मचारी है और अगर आपने RGHS का विकल्प लिया है तो यहाँ पे आप यस करोगे, अन्यथा आप नो कर लोगे। उसके बाद में समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम आपने कितना कटाया, क्योंकि पहले तो 220 ही कटता था, लेकिन इस बार हमें विकल्प दे दिए गए थे 220, 700, उसके बाद में ऐसे विकल्प दिए गए थे, आपने कौन सा विकल्प चुना था उसे आप देख सकते हैं। उसके पश्चात क्या आप PD हेड से आपको वेतन मिलता है, अगर आपको PD हेड से मिलता है तो यहाँ पे आप यस करिए, अन्यथा नो ही रहने दीजिए। हितकारी निधि कटौती, अगर आप लेक्चरर है, प्रिंसिपल्स है तो आपके 500 रुपये कटेंगे, यस करोगे तो ऑटोमेटिक आप उसमें चेंजेस कर सकते हो पीछे जाके। उसके बाद में क्या आप वरिष्ठ नागरिक 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस कर दिए, अन्यथा नो कर दीजिए। और CCA लेना चाहते हैं, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आ गया। और इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि मैं सारी एंट्रीज करता हूँ उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने सारी एंट्रीज मेरे से संबंधित कर ली है और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने सारी एंट्रीज की है और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा GA 55, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एंट्री की है वो एंट्री आपको वहाँ पर GA 55 में दिखाई देगी। अगर किसी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं या फिर चेंजेस होता है तो वहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद में हम आते हैं GA 55 पर, और GA 55 पर आपको दिखाई दे रहा होगा नाम मेरा आ गया, लेक्चरर आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे मार्च 2021 में मेरी जो बेसिक है वो 47,000 थी, और DA इतना बन रहा था, HRA इतना बन रहा था, और ये ग्रोस सैलरी इतनी थी, और ये जो NPS इतना कट रहा था, SI कटौती इतनी हो रही थी, और कुछ डिडक्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे जिसके आपको सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे कि किसी प्रकार का अदर डिडक्शन आपको है, तो यहाँ पे आप जैसे कि SI लोन का इंटरेस्ट अगर आपका जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और RPMF या RGHS की कटौती अगर आपने की है और यस सेलेक्ट करके उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, और ग्रुप इंश्योरेंस जैसा कि 700 रुपये का मैंने किया है तो यहाँ पे ये आ रहा है। और उसके बाद में हितकारी निधि कटौती ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिसंबर माह में देखना है कि दिसंबर माह में आपकी कटौती ये जो हो रही है ये 500 रुपये होगी, क्योंकि मैं लेक्चरर हूँ तो लेक्चरर की जो हितकारी निधि कटौती है ये 500 रुपये होती है। और लेक्चर से नीचे जितनी भी पोस्ट है, जैसे सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इनकी 250 रुपये की कटौती होती है। और उसके बाद में CM कोरोना रिलीफ फंड में अगर आपने दिया है इस वर्ष, हालांकि लिया नहीं गया, अगर आपने दिया है किसी प्रकार से तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अदर डिडक्शन अगर कोई दूसरा डिडक्शन है आपकी ओर से तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनकम टैक्स आपने अब तक कितना कटवाया है, ठीक है। तो जैसे कि हम दिसंबर माह में इसको शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने नवंबर 2021 तक आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो कितना हुआ है पर मंथ के हिसाब से, तो जैसे कि मैंने अप्रैल से टैक्स डिडक्ट करने की शुरू की थी, तो अप्रैल से मेरी जो कटौती है वो 2,000 रुपये हो रही है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने अप्रैल से एंट्री की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख रहे होंगे अप्रैल में हमने एंट्री की तो ऑटोमेटिकली सारी एंट्रीज आ गई कि अगर आप फरवरी 2022 तक इतना टैक्स आप कटवा सकते 2000 के हिसाब से। अगर हम इसको हटाना चाहे, क्योंकि हम दिसंबर का वेतन अभी बना नहीं है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी यहाँ से अगर हटाना चाहे तो भी हट जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं हटाते तो आप मोटा मोटी तौर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 6,000 रुपये इसमें आप डिडक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो आपका सैलरी एरियर HRA आपका जो जुलाई में आपको अगर कैश नहीं मिला था तो उसका एक एरियर बना होगा। तो एरियर कितना था, क्योंकि जुलाई में हमारी जो बेसिक है वो 48,400 थी, तो ऐसी स्थिति में वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कितना बनेगा, 484 रुपये आपके HRA बन रहे थे, ठीक है। और उसके पश्चात आप देख रहे होंगे कि जैसे कि हमने सरेंडर जो लिया था तो सरेंडर हमें मिला था, तो सरेंडर जितनी राशि हमें मिली थी ये यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, बेसिक इतना था और DA इतना हो गया और ये ग्रोस इतना हो गया, और ये नेट पेमेंट है वो 27,495 बन रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद में जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक आपका जो DA बढ़ा था, तो DA ये जो बढ़ा था इसका आपको एरियर मिला था। एरियर हालांकि ये जो आपको पेमेंट है ये 0 हुआ होगा, क्योंकि GPF 2004 के खाते में आपके चले गए होंगे, तो ये जितना भी है ये आपके सारे के सारे GPF 2004 के खाते में चले गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपने सैलरी एरियर लिया हो या फिर डेफर सैलरी जो मार्च 2020 में डेफर की गई थी, अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में ली है तो यहाँ पे आप उसकी एंट्री कर लीजिए। अगर आपने नहीं ली है तो उसकी एंट्री आपको पिछले सेशन में हो गई होगी। अगर लिए तो आप अपना GA 55 निकालिए, वहाँ पे जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो बेसिक कितना था, उसके बाद में DA कितना, HRA कितना है, वो जितना भी है वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर एंटर करना है। एंटर करते ही ये उसकी कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि ये आपका GA 55 है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अगर किसी प्रकार का और कटौतियाँ है इसमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार के लिए आप मिला लीजिए आपका बेसिक और DA और HRA आप अपने GA 55 से मिलान कर लीजिए, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस है तो उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आसानी से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि हमने SI कटौती कर दी, इनकम टैक्स कर लिया, और यहाँ पर अब हम जाएंगे अदर डिडक्शन में। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डिडक्शन है तो यहाँ पर आप अदर डिडक्शन में जाकर देख सकते हैं। अदर डिडक्शन में गई, अदर डिडक्शन में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे
यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी डिडक्ट आप करना चाहते हैं, अगर आप एचआरए का लाभ लेना चाहते हैं और मनोरंजन भत्ता धारा में चाहते हैं, व्यवसाय कर धारा के अंतर्गत गृह संपत्ति से प्राप्त आय, क्योंकि ये जो गृह संपत्ति से प्राप्त आय है इसके अंतर्गत भी आप अगर कोई डिडक्ट करना चाहते हैं और गृह कर किसी प्रकार से आपने लिया है, और अगर आपने कोई किसी प्रकार से होम लोन ले रखा है, होम लोन लिया है, तो होम लोन के अंतर्गत आपकी मूलधन किस्त कितनी जा रही है, इसके अलावा जो ब्याज उस पर लग रहा है वो कितना जा रहा है, उसमें अगर आप करते हैं तो जो ब्याज है उसके अंतर्गत आपको 100% छूट मिलती है 2 लाख रुपए तक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे आपकी जो ग्रोस सैलरी है उसी में से आपके डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपकी ग्रोस सैलरी 8 लाख बन रही है और 2 लाख अगर आपका होम लोन का ब्याज जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, तो इसी स्थिति में 2 लाख सीधे वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, वहाँ से कट हो जाएंगे। तो उसके बाद में आपको जो टैक्सेबल इनकम है वो बिल्कुल कम रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो 80CCD सरकारी पेंशन योजना में सरकार कर्मचारी का अंशदान अधिकतम वेतन, ठीक है, 10% है। तो ये दरअसल क्या है कि 72,716 है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो आपका GA55 तैयार हो रहा है और ये जो मास्टर डाटा के अंतर्गत, तो ये ऑटोमेटिकली सरकारी अंशदान जो दिया जाता है 10%, वो भी इसमें कैलकुलेट करने के बाद में आपकी ग्रोस सैलरी तैयार हो जाती है। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8,77,291 है, ये ग्रोस सैलरी सरकारी पेंशन जो सरकार हमें अंशदान देती है 10% का, उसको जोड़ने के पश्चात ये तैयार हुई है। अगर आप इसमें टोटल रूप में अगर आपको नहीं जोड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे 8,77,000 नहीं होकर 8,500 होता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि ये ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप NPS कर्मचारी है और आपकी कटौती है वो 1.5 लाख से ऊपर हो गई है, और इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपये का और लाभ लेना चाहते हैं, जैसे आपकी कटौती 2 लाख हो गई, तो 2 लाख हो गई तो 50,000 रुपये का और लाभ आपको दिया जाता है ऐसी स्थिति में। क्योंकि अगर आपकी कटौती ही 1.5 लाख से ऊपर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी कटौती 1.5 लाख से ऊपर है तो आप इसका लाभ ले सकते हो, अन्यथा आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि इसके अलावा भी कोई किसी प्रकार से अगर आपने 80G के अंतर्गत कोई धर्मार्थ संस्थाओं को दिया है तो इसमें 100% आपको लाभ दिया जाता है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए डोनेट किए तो 1 लाख रुपए का आप लाभ सीधा ले सकते हैं डिटेक्ट करके। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार से जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने है और PLI भी है, ट्यूशन फीस है, ULIP है और NSC है, या फिर किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट है तो इसमें आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरी एक PLI है और PLI के अंतर्गत मुझे जैसे 23,700 रुपये की एंट्री करनी है। जैसे ये हो गया 23,700 रुपये, 23,700 रुपये मैंने एंट्री कर ली PLI के अंतर्गत। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जैसे आपका जो टैक्स है न्यू रिजिम के अनुसार और ओल्ड रिजिम के अनुसार यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार मेरा जो टैक्स बनता है वो 34,753 बनेगा, और न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार अगर आप देखोगे तो 47,514 रुपये टैक्स बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार से धर्मार्थ संस्थाओं में जैसे कि हम एक एंट्री करके देखते हैं, जैसे कि 80G के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 34,000 रुपये में मेरा टैक्स बन रहा है। अगर मैं धर्मार्थ संस्थाओं में किसी प्रकार से डोनेट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया 50,000, तो हमने जैसे यहाँ पे 50,000 की एंट्रीज की है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा जो टैक्स 34,753 बन रहा था वो कम होकर कितना हो गया, 24,353 हो गया। तो ये जो टैक्स है ये क्यों कम हो गया, क्योंकि इसीलिए कम हो गया कि हमने जो धर्मार्थ संस्थाओं में 50,000 रुपये दिए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो गए। यहाँ पे आपको प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ये देखना है
कि आपका ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार आपका जो पूरा एक आयकर गणना प्रपत्र तैयार हुआ है वो किस प्रकार से तैयार हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये हमें कितनी छूट मिलती है, ये 50,000 रुपये है, ये सभी को स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल गई है। उसके पश्चात ये कम हो गए, 8,27,000 हो गए। और इसके बाद में यहाँ पर अगर आपने किसी प्रकार से किया होगा कि किराए का 30% होम लोन का जो ब्याज है वो आपका दिया गया है प्राप्त किराए में गृह कर, और इसके अलावा ये जोड़ के अगर आपके होते, यहाँ पे मेरे जीरो हो रहे हैं, यहाँ होते तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली कम हो जाते, डायरेक्ट ये 8,27,000 से कम हो जाते। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये जो आपकी कटौतियाँ हैं, ये कटौतियाँ है वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जो भी कटौतियाँ आपने करवाई। जैसे कि 60,000 की मेरी SI जा रही है और 72,716 है ये NPS जा रहा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो GPF 2004, ये यहाँ पे ये दरअसल जो आपका HRA बना था, HRA जो कटौती हुई थी वो सीधे तौर पर आपके GPF 2004 के खाते में गई है, यहाँ पे आपकी कटौती हो गई। इसके बाद में समूह दुर्घटना बीमा, जिसे मैंने 700 रुपये का विकल्प लिया था, ये PLI हो गई। तो इस प्रकार से ये जो पूरी टोटल है ये हो गई 1,61,037 रुपये। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको अधिकतम कटौती का लाभ है वो 1,50,000 रुपये का ही मिलता है। ठीक है। तो अधिकतम कटौती आपकी 1,50,000 रुपये, जैसे 1,61,000 हो भी रही है तो यहाँ पे आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ आपको यहाँ पे एक देखनी है कि ये जो है 72,716, इसका लाभ आपको यहाँ पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी यहाँ पे बनी है 8,77,000, इसमें सरकारी अनुदान को भी जोड़ा गया है। जैसे कि आपका सरकारी अनुदान, जैसे कि 10,000 रुपये की आपकी पर मंथ कटौती हो रही थी तो 10,000 रुपये आपको सरकार की ओर से भी दिए जा रहे थे, तो वो सारे जोड़ के यहाँ पे डिडक्ट करके अंत में उसको डिडक्ट किया गया ताकि उसमें दोहरी गणना उसमें ना हो सके। ठीक है। तो ये जैसे कटौती होगी तो हमें पूरा लाभ कितना मिल गया, 1,50,000 और 72,716 ये हो गया। उसके बाद में ये जो पूरी कटौतियाँ हैं जिसका लाभ मुझे मिला है 2,22,716, क्योंकि 1,50,000 वो था और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट, उसके बाद में 72,716 का NPS। उसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे एक एंट्री की थी आपको दिखाने के लिए, गलत एंट्री थी, हालांकि मेरी उसमें कोई किसी प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 50,000 रुपये का हमने जैसे धर्मार्थ संस्थाओं में ATG के अंतर्गत दान किया, तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये की और छूट मिल गई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2,22,716 थे जो अब क्या हो गए 2,72,716 हो गए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जैसे आपकी इनकम 2,50,000 से 3 लाख तक ही थी, तो ऐसी स्थिति में आपको नील था। और यहाँ पे आपको अगर आप वरिष्ठ नागरिक थे अगर एक व्यक्तिगत करदाता के रूप में, और अगर आपकी उम्र 60 से 80 और 80 से अधिक है तो आपको 3 लाख तक कोई किसी प्रकार से टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप एक सामान्य नागरिक है 2,50,000 से 5 लाख तक अगर आप हैं तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो 5% का मतलब है कि 12,500। यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न रहता है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कभी कभी हमें ये सुनने में मिलता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ नहीं लगता, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं लगता है जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम हो। जैसे कि आपकी इनकम है 6,80,000, ठीक है, पूरी इनकम। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आपको 1,50,000 रुपये की छूट मिल गई कटौतियों में, अगर आपकी कटौती 1,50,000 हो रही है। इसके अलावा 50,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल गई, 2 लाख रुपये ये मिल गई, तो आपकी 2 लाख ये घटाओगे तो पीछे रह जाएगा 4,80,000। 4,80,000 का मतलब है कि 5 लाख से कम आपकी टैक्सेबल इनकम है। तो ऐसी स्थिति में ये 12,500 रुपये जो बनते हैं 2,50,000 से 5 लाख तक ये आपके माफ़ हो जाएंगे। वैसे माफ़ नहीं है, लेकिन अगर आपकी 5 लाख तक ही टैक्सेबल इनकम है तो ऐसी स्थिति में ये माफ़ हो जाएंगे। उसके पश्चात आपको देखना है कि जैसे आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितनी भी थी तो आपका टैक्स, यानी कि मेरा टैक्स बना है 10,916 रुपये। ठीक है। उसके बाद में टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें टैक्स भरना है 23,416 रुपये, और इसके अलावा 4% आपका सेस लगता है। सेस शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2%, दो और 2 मिलाकर 4%। जैसे कि 23,416 का 4% हो गया 937, तो कुल मिला के मुझे टैक्स कितना भरना है
कुल मिला के हमें टैक्स भरना है ये। और ये जो TDS कटौती है ये ऑटोमेटिकली आई है, यहाँ पे मेरी TDS कटौती बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये गलत एंट्रीज है क्योंकि TDS कटौती यहाँ पे ये गलत आई है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो टैक्स रिजिम है ये गलत हो गया है। तो मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम GA55 में जाएंगे और GA55 में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये HRA, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे मेरी है वो एक गलत एंट्रीज हो गई। जैसे कैसे हो गई, जैसे ये जो गलत एंट्री है ये गलत एंट्री, जैसे कि इसको हम हटा देंगे। तो ये यहाँ से हट चुकी है और वापस हम जाएंगे ओल्ड टैक्स रिजिम पे, तो यहाँ पे ये सही हो गई। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा मेरी जो अब तक की कटौती, अगर मैं 2,000 रुपये की कटौती पर मंथ करवाता हूँ तो मेरे 22,000 रुपये फरवरी 2022 तक बन जाएंगी, मतलब मेरी कटौती हो जाएगी। इसके अलावा 22,000 हो जाएंगी और मुझे कटवाने कितने थे, 24,353। तो ऐसी स्थिति में मुझे अतिरिक्त दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2,000 रुपये तो कटेंगे ही, इसके अलावा मुझे 2,353 रुपये और कटवाने हैं ताकि मेरा जो टैक्स है वो 24,353 रुपये बन जाए। मतलब मेरी डिडक्शन है वो 24,353 रुपये होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आप इसको पहले से हटा देते दिसंबर वाला, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसको आप पहले से अगर हटा देते, जैसे कि मैं GA55 में चेंज कर लेता हूं, तो यहाँ पे आपको ये जैसे मैंने चेंज कर दिया। चेंज करते ही फिर वापस हम ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जनवरी में हमने बिल्कुल नहीं कटवाया है और दिसंबर वाला भी छोड़ दिया, जनवरी का भी छोड़ दिया और फरवरी का छोड़ दिया। तो अब तक नवंबर 2021 तक मेरी जो टैक्स कटौती हुई है वो 16,000 रुपये हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 8,353 रुपये और कटाने हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसमें आप 3 का भाग दे दीजिए, जैसी आपकी सुविधा है उसके अनुसार आप उसको टैक्स में डिडक्ट कर सकते। एक हमने धर्मार्थ संस्थाओं के लिए एक गलत एंट्रीज की थी, इसको भी हम हटा के देखते हैं। जैसे कि ये था 50,000 रुपये का, तो यहाँ पे जैसे हमने गलत एंट्रीज की थी, तो उसके बाद में अगर आप टैक्स रिजिम में जाके देखोगे तो ये टैक्स है वो बढ़ जाएगा। मेरा टैक्स बढ़ के कितना हो गया, अब 34,753 रुपये हो गया। तो अब मुझे 18,753 रुपये भरने हैं टैक्स के रूप में 3 महीनों में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मैं मेरी सुविधा के अनुसार, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखें कि ओल्ड टैक्स रिजिम तो मेरा कितना बन रहा है 34,753 और न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब अगर मेरा जो न्यू टैक्स रिजिम है उसके अनुसार मुझे 47,514 रुपये भरने थे। अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करता हूं तो मुझे 31,514 रुपये और भरने, जबकि आपको पता है कि मैं न्यू टैक्स रिजिम न लेकर ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार टैक्स पे करूंगा, तो मुझे 18,753 रुपये 3 महीनों में पे करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार से कोई असुविधा हो रही है या फिर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।